सत्य की आवाज़ में आपका स्वागत है। प्रयागराज से आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रयागराज में अपना डलएस की जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। दूर से आने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं पर आशीष पटेल के आगमन पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनका नारे के साथ जोरदार स्वागत किया और आशीष पटेल जब अंदर पहुंचते हैं, जहां पे भारी संख्या में लोगों को देखकर उनका उन्होंने अभिवादन किया। वहीं पर अनुप्रिया पटेल जी ने दोनों जिला अध्यक्षों का इस सभागार में उपस्थित संख्या को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए उनका आभार व्यक्त किया और वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। आइए आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं आगे की तस्वीर। अनवरत जारी रहेगा। आपके सामने उदाहरण है, जब हमारे शिक्षक भर्ती के बच्चों के साथ अन्याय हो, अपना दल एक ऐसा अकेला दल था जो निरंतर लंबे समय से उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ा है। आवाज उठाइए, उठाइए कि नहीं उठाइए। और आज भी हम अपने उन पिछड़े दलित समुदाय से आने वाले युवाओं के साथ खड़े, पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो जरूरी कदम है वो उत्तर प्रदेश की सरकार उठाए। एक सहयोगी के रूप में हमने सदैव अपनी सरकार को हमारे वंचित वर्गों के मसलों के से अवगत कराया है और बहुत सारे मसले समय समय पर हमारी सरकार ने हल भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खास तौर से पिछड़े वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के अनेक फैसले किए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मोदी जी की सरकार ने किया है। मेडिकल की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस में ओबीसी आरक्षण कभी लागू नहीं था। अपना दल ने इस मांग को उठाया, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसका भी समाधान किया। कुछ मसले अभी बाकी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इन मसलों का समाधान भी मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में ही होगा। अपना दल निरंतर केंद्र सरकार में एक अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय गठित करने के लिए आवाज उठाता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, उस वक्त यह अनुमान लगाया गया कि पिछड़ों की आबादी 52% है। लेकिन इतने वर्षों में जब देश की आबादी 140 करोड़ पहुंच गई और 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, देश की आबादी 167 करोड़ होने का अनुमान है। तो जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, पिछड़ा वर्ग की आबादी भी जो 90 के दशक में मात्र
5% हुआ करती थी वो भी काफी हद तक बढ़ चुकी होगी। ये स्वाभाविक बात है कि नहीं है? आबादी के इतने बड़े हिस्से की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनको सरकार के फोकस्ड अटेंशन की जरूरत है। और इसलिए जैसे भारत सरकार में एक समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं हुआ करता था, एक समय जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में ये मंत्रालय बने, इसलिए बने कि देश की जो अल्पसंख्यक आबादी है, जो जनजाति आबादी है, उनकी समस्याओं को सरकार का फोकस्ड अटेंशन मिल सके। उसी प्रकार अपना दल का यह मानना है कि इस देश में पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी है और इसलिए जब देश में जनगणना हो तब पिछड़ा वर्ग की भी गिनती की जाए, तब पिछड़ा वर्ग की कितनी बड़ी आबादी है इसके प्रामाणिक आंकड़े भी हमारे समक्ष आएंगे। और इतनी बड़ी आबादी के साथ न्याय करने के लिए पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन होना भी आवश्यक है। आपने अखबार पढ़ा होगा, मैं आज सुबह सवेरे अखबार देख रही थी। महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अदालतों में तारीख पर तारीख की संस्कृति पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि ये जो साल दर साल आम जनता के मुकदमे अदालतों में लंबित रहते हैं और उनके हाथ में सिर्फ तारीख पर तारीख आती है, इस समस्या का समाधान करने का समय आ चुका है। और अपना दल कहता है कि समस्या का एक ही समाधान है कि देश में अखिल भारतीय स्तर पर ज्यूडिशरी के एग्जामिनेशंस हो, देश के कोने कोने से प्रतिभावान युवक और युवतियां अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा को पास करके देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक जब न्यायाधीशों के रूप में बैठकर अपनी सेवाएं देंगे तो एक तरफ न्यायपालिका में सामाजिक विविधता के दर्शन होंगे, दूसरी तरफ जो आज हमारी न्यायपालिका जजों की, न्यायाधीशों की संख्या की कमी से जूझ रही है और आम जनता के मुकदमे का निपटारा समय रहते नहीं हो पा रहा है, उनके हाथ केवल तारीख पे तारीख लग रही है। जब पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश होंगे निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक, तो आम जनता की तकलीफ भी कम होगी, समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और देश में न्याय प्रक्रिया एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। और मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस दिन यही आग्रह करना चाहती हूं कि आप सब घर घर जाकर, गांव गांव पहुंचकर अपना दल की नीति और नीयत को स्पष्ट रूप से बखान करने का काम करें। आज के इस बैठक का एजेंडा संगठन विस्तार पर चर्चा, और संगठन विस्तार विचारधारा के विस्तार से ही होता है। अपना दल
विचार है, अपना दल एक संस्कार है, अपना दल परंपरा है। वंचित शोषित दबे कुचलों को उनका अधिकार दिलाने का विचार है, संस्कार है, परंपरा है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाने का, उस संस्कार को आगे की पीढ़ियों को देने का, उस विचार के विस्तार के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता को तन मन से जुट जाना है। तभी हमारा यह संगठन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और अंत में मैं एक ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूं। अपना दल एनडीए का हिस्सा है, लंबे समय से है, 5 चुनाव साथ में मिलकर लड़े हैं, 3 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में कुछ ही समय बाद उपचुनाव 10 सीटों पर होने जा रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहने आई हूं कि 10 की 10 सीटों पर जो उम्मीदवार होगा वो एनडीए का होगा। और इसलिए सिंबल चाहे जो भी हो, सिंबल चाहे जो भी हो, आप सभी को जिन जिन सीटों पर उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार उतरेंगे, आप उनको पूरी ताकत के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं अपने सारे अपना दल के समर्पित सिपाहियों को पुनः